वेलकम टू अजय आटा एजुकेशन। चलिए आज हम देखेंगे डीसी जनरेटर का जो पार्ट्स छूटा हुआ अगला टॉपिक पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर, उसको देखेंगे। तो डीसी जनरेटर में मुख्य रूप से 15-16 पार्ट होता है, जिसके बारे में आज डिटेल पढ़ेंगे। जिसको आप देख सकते हैं, सबसे पहला है बॉडी या योक, दूसरा है फील्ड पोल, तीसरा आर्मेचर, कम्यूटेटर, नेक्स्ट है ब्रश, ब्रश लीड, ब्रश रॉकर, फ्रंट इंड कवर, रियर इंड कवर, कूलिंग फैन, बैरिंग, शाफ्ट एवं पुल्ली, और फिर आता है आई बोल्ट, बेड प्लेट, कपलिंग एवं टर्मिनल बॉक्स। बारी बारी से इस पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही पढ़ेंगे कौन सा पार्ट ऑब्जेक्टिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और वहाँ से क्या क्वेश्चन निकल सकता है, उसको मैं इंडिकेट कराऊंगा। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं। सबसे पहला है बॉडी या योक, मतलब बॉडी को ही हम क्या बोलते हैं, योक बोलते हैं। किसी जनरेटर का जो बॉडी अथवा योक होता है वो कास्ट आयरन और कास्ट स्टील का बना होता है। बॉडी क्या चीज़ का बना रहेगा, कास्ट आयरन एवं कास्ट स्टील का बना होता है। जो छोटा छोटा जनरेटर होता है अर्थात डायनमो, जो साइज में छोटे जनरेटर होते हैं उसका जो बॉडी बना रहेगा कास्ट आयरन का रहेगा, और बड़े बड़े जनरेटर का बॉडी कास्ट स्टील का बना होता है। और बॉडी का काम होता है हमारे मशीन को बाहरी यांत्रिक चोट से सुरक्षा प्रदान करना और चुंबकीय फ्लक्स को चलने के लिए रास्ता प्रदान करना। ठीक है, बॉडी का ये काम होता है। नेक्स्ट आता है फील्ड पोल। फील्ड पोल तो जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए फील्ड पोल का आवश्यकता होता है। हमने बताया था कि जो छोटा छोटा जनरेटर होता है, जो छोटा छोटा जनरेटर होता है उसमें हम लोग चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए अस्थायी चुंबक यूज करते हैं। ऐसे दो चुंबक रख दिए, एक नॉर्थ एक साउथ, बीच में कंडक्टर को रख के घुमा दिए, तो ये जनरेटर का काम करने लगता है। लेकिन ये केस कब होता है, अस्थाई चुंबक हम कब यूज करते हैं, जब हमारा छोटा छोटा साइज का जनरेटर डायनमो वगैरह 2, 4, 5 वोल्ट के लिए बनाना हो, तब हम अस्थाई चुंबक का इस्तेमाल करते हैं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए। लेकिन यही जब हमको बड़ा स्तर पर ईएमएफ जनरेट कराना हो, जनरेटर का काम कराना हो, तो वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए हम फील्ड पोल का इस्तेमाल करते हैं। फील्ड पोल का काम है कंडक्टर को, जो हमारा कॉइल होता है उसको लपेटने के बाद फील्ड पोल पर कस दिया जाता है। ये जो फिगर है फील्ड पोल पर का है, और फील्ड पोल का ये जो अगला भाग है इसको पोल शू कहते हैं। पोल शू कहते हैं। फील्ड पोल का जो अगला भाग है इसको पोल शू कहते हैं। फील्ड पोल दो तरह का होता है, एक होता है शू सहित फील्ड पोल और दूसरा होता है मोल्डेड फील्ड पोल। ये जो फील्ड पोल होता है ये कास्ट आयरन का होता है और ये लेमिनेटेड होता है, मतलब ये बहुत सारा स्टैंपिंग यानी कि पत्ती का बना होता है। फील्ड पोल जो है कास्ट स्टील के बहुत सारे पत्ती को लेमिनेटेड करके इस आकार में बना हुआ रहता है, और इस फील्ड पोल पर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए कॉइल को वाइंडिंग करके इस पर कस दिया जाता है और जनरेटर में सेट कर दिया जाता है। ये फील्ड पोल दो तरह का होता है, हमने बताया शू सहित लेमिनेटेड। जो बड़ा बड़ा जनरेटर होता है उसमें शू सहित होता है, ये अगले भाग को शू कहते हैं, और ये पूरा जो है फील्ड पोल है। और जो छोटा जनरेटर होता है साइज में इसके अपेक्षा, उसमें मोल्डेड पोल होता है। उसमें क्या होता है, ये अगला शू भाग जो है ये नहीं होता, ये डायरेक्ट बॉडी के साथ ही वेल्ड किया हुआ रहता है, उसको मोल्डेड पोल कहते हैं, और वो कास्ट आयरन का होता है छोटे छोटे जनरेटर में बनाने। जो फील्ड पोल होता है उसका न्यूनतम संख्या 2 माना जाता है। फील्ड पोल का न्यूनतम संख्या 2 होता है और फील्ड पोल का अधिकतम संख्या 8 माना जाता है। ठीक है, 8 तक होता है। ये एग्जाम में आएगा कि किसी जनरेटर वगैरह में फील्ड पोल का न्यूनतम संख्या कितना हो सकता है, तो 2 होता है और अधिकतम संख्या सामान्यतः 8 तक होता है। और फील्ड पोल का काम है चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आर्मेचर। ये आर्मेचर का फिगर है। आर्मेचर ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कम 10 ऑब्जेक्टिव निकलता है, इसलिए आप आर्मेचर को थोड़ा गौर से देखिए। इसके बारे में पूरा डिटेल बताते हैं आर्मेचर क्या होता है। आर्मेचर को जाने से पहले थोड़ा सा फ्लेमिंग का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत जानते हैं कि आखिर जनरेटर में करंट उत्पन्न कैसे होता है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो हमने बताया था कि फ्लेमिंग का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत क्या कहता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, मान लीजिए ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में ये चुंबक क्षेत्र है नॉर्थ साउथ, बीच में कंडक्टर रख दिए। फ्लेमिंग बोला था किसी चुंबकीय क्षेत्र में कंडक्टर को रख के घुमाया जाए, तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो गया। इस चुंबकीय क्षेत्र में कंडक्टर को रख के घुमाना है। कंडक्टर तो यहाँ रख दिए, मतलब चालक पदार्थ रख दिए, लेकिन इसको घुमाना है। कंडक्टर को रख के घुमाया जाए तब कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है।
इस कंडक्टर को जैसे ही घुमाएंगे तो वहाँ क्या हो जाता है, ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। फ्लेमिंग का विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत यही कहता है। तो जनरेटर में चालक को घुमाने के लिए अलग से बल की आवश्यकता पड़ती है। यही चालक जो मान लीजिए कि चालक की संख्या कम रहेगा तो कम वोल्टेज उत्पन्न करेगा। जब हमको अधिक स्तर पर अधिक वोल्टेज उत्पन्न कराना हो उस कंडीशन में क्या करेंगे, चालकों की संख्या अधिक रखना पड़ेगा। तो वही चालक की संख्या अधिक रखने के लिए आर्मेचर का खोज किया गया। आर्मेचर क्या है, बहुत सारे चालक को जगह देने के लिए ये आर्मेचर बना हुआ। आर्मेचर जो है बेलनाकार होता है, बेलनाकार ड्रम का आकार होता है जिसमें बहुत सारा स्लॉट्स कटा होता है। आर्मेचर में आप देखिए इतना पार्ट्स होता है, ये ऊपर वाला कम्यूटेटर है, ये वाइंडिंग है, ये स्लॉट है, फैन और ये शाफ्ट है। तो आर्मेचर में कंडक्टर को लपेटने के लिए, कंडक्टर या क्वाइल्स बोल सकते हैं, बहुत सारे कंडक्टर के समूह को क्वाइल कहते हैं। तो इस आर्मेचर में क्या करते हैं, बहुत सारा क्वाइल को लपेटा जाता है ताकि मैग्नेटिक फील्ड में अधिक से अधिक कंडक्टर को घुमाया जाए और ईएमएफ उत्पन्न कराया जाए। तो आर्मेचर में क्वाइल्स को लपेटने के लिए स्लॉट बना होता है। ये जो आप दिख रहे हैं ये सब स्लॉट है। स्लॉट मतलब खांचा कटा होता है और इस खांचा में हम कंडक्टर को वाइंडिंग किया जाता है। ये जो स्लॉट्स होता है 3 तरह का होता है। स्लॉट 3 तरह का होता है, खुला, आधा खुला एवं बंद, ओपन, सेमी क्लोज और क्लोज। तो जो खुला स्लॉट होता है, खुला स्लॉट कहने का मतलब ये देखिए जो स्लॉट कटा हुआ है इसका चौड़ाई ऊपर से नीचे तक क्या है, बराबर है। मतलब एक समान चौड़ाई का जब स्लॉट कटा रहेगा तो उसको ओपन स्लॉट कहेंगे। और यही जो अर्ध खुला स्लॉट होगा, सेमी क्लोज, उसमें क्या होगा, इस तरह से रहेगा, ऊपर की ओर कम चौड़ाई, नीचे की ओर अधिक चौड़ाई। इसको आप यहाँ देख सकते हैं। इस तरह से जब स्लॉट कटा रहेगा तो इसको सेमी क्लोज कहते हैं। और बंद स्लॉट जो होता है ये गोल होता है, प्रायः राउंड कटा होता है, ये आप देख सकते हैं। इसमें कंडक्टर को घुसा के वाइंडिंग किया जाता है। तो स्लॉट जो होता है ये 3 तरह का होता है। आर्मेचर जो है हमने बताया आकार में बेलनाकार ड्रम का होता है, बेलनाकार ड्रम का होगा। और आर्मेचर जो बना होता है सिलिकॉन स्टील के लैमिनेटेड कोर से बना होता है। आर्मेचर क्या चीज़ का बना होता है, सिलिकॉन स्टील। ये बहुत ही वीवीआई है, एग्जाम में अक्सर आएगा। डीसी जनरेटर का आर्मेचर क्या चीज़ का बना होता है, तो सिलिकॉन स्टील का बना होता है। फिर पूछता है कि सिलिकॉन स्टील का क्यों बना होता है, तो आर्मेचर में एक लॉस होता है, हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए आर्मेचर सिलिकॉन स्टील के पत्ती से मिलके बना होता है। और उसके बाद इस सिलिकॉन स्टील का जो पत्ती होता है ये एक दूसरे से क्या होता है, बहुत सारा पत्ती लेमिनेटेड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, प्लस लेमिनेटेड रहता है, अलग अलग रहता है, ठीक है। तो सिलिकॉन स्टील का पत्ती क्यों यूज करते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस कम करने के लिए। इसके कोर को लेमिनेटेड क्यों करते हैं, तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, ठीक है। एडी करंट लॉस ये बहुत ही वीवीआई चीज़ है। पूछेगा कि आर्मेचर का कोर लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, क्योंकि आर्मेचर का जो कोर है वो सिलिकॉन स्टील के पत्ती को लेमिनेट करके बनाया जाता है। तो सबसे पहले पूछेगा कि सिलिकॉन स्टील का क्यों यूज करते हैं, तो हिस्टैरिसीस लॉस कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का कम यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि हिस्टैरिसीस लॉस का मतलब हुआ किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में एक लॉस होता है। तो इसलिए ऐसा मटेरियल लिया गया, ये सिलिकॉन स्टील का पत्ती लिया गया। इसमें किसी भी, इसको कितना बार भी हम मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, इसमें किसी तरह का लॉस नहीं होता है। इसलिए आर्मेचर के रूप में सिलिकॉन स्टील का पत्ती यूज होता है हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए। फिर पूछेगा कि आर्मेचर का जो सिलिकॉन स्टील का पत्ती है उसको लेमिनेटेड क्यों करते हैं, तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए उसको लेमिनेट किया जाता है। ये बहुत ही वीवीआई चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि ये जो आर्मेचर का कोर का जो लेमिनेटेड होता है, लेमिनेशन करते हैं, कोर की लेमिनेशन का मोटाई कितना होता है। आर्मेचर का कोर जो लेमिनेशन किया जाता है उसका मोटाई 0.35 से 0.6 mm तक होता है, ठीक है। आर्मेचर कोर का लेमिनेशन की मोटाई कितना होता है, 0.35 से 0.6 mm तक होता है। और आर्मेचर का काम क्या है, आर्मेचर का काम है यही चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, घूमता है, घूमने के बाद क्या करता है, फ्लक्स को काटता है। तो आर्मेचर का काम है चुंबकीय क्षेत्र में घूमकर फ्लक्स को काटना और ईएमएफ को उत्पन्न करना। समझ में आ रहा बात। जो हमारा आर्मेचर होता है ये शाफ्ट पर कस दिया जाता है, ये इसका जो भाग है ये
आर्मेचर है और ये हमारा शाफ्ट है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, बीच में शाफ्ट डाला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये शाफ्ट है। तो शाफ्ट पर आर्मेचर को कस दिया जाता है और शाफ्ट में फिर बैरिंग लगा के इसको मशीन के साथ फिट कर दिया जाता है। शाफ्ट में क्या करते हैं, बैरिंग लगाते हैं और मशीन के साथ इसको क्या करते हैं, फिट कर देते हैं। इस प्रकार से जो आर्मेचर होता है वो चुंबकीय क्षेत्र में घूमने का काम करता है और घूम कर फ्लक्स को काटता है और फ्लक्स को काटने के बाद आर्मेचर में ईएमएफ क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है कम्यूटेटर। तो किसी आर्मेचर के ऊपरी भाग में क्या होता है, कम्यूटेटर लगा होता है। ये जो पार्ट्स है ये कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कई क्वेश्चन निकलेगा। जैसे कि आपको पूछेगा कम्यूटेटर का काम क्या है, कम्यूटेटर क्या चीज़ का बना होता है। तो ये जो कम्यूटेटर होता है आर्मेचर के अंदर, जो कम्यूटेटर होता है ये हार्ड ड्रॉन कॉपर सेगमेंट का बना होता है। क्या चीज़ का बना होगा, हार्ड ड्रॉन कॉपर सेगमेंट, मतलब कठोर तांबा का खींचा हुआ ये बनता है। इसका हिंदी हुआ कठोर तांबा का खींचा हुआ सेगमेंट से मिलके बना होता है। ठीक है, कम्यूटेटर क्या चीज़ का बना होगा, हार्ड ड्रॉन कॉपर सेगमेंट का बना होगा। और कम्यूटेटर बेकेलाइट के आधार पर कस के बनाया जाता है। इसका जो नीचे आधार होगा जिस पे ये कस के बनाएंगे, क्योंकि ये कम्यूटेटर का ये जितना पार्ट्स है ये सब क्या है, अलग अलग है, एक दूसरे से वो शॉर्ट नहीं है। ये कम्यूटेटर का जितना ये आप देख रहे हैं खाँच, ये सब अलग अलग है। ठीक है, तो ये बेकेलाइट के आधार पर कस के भरा जाता है। और कम्यूटेटर के एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट के बीच जो गैप होता है, ये वाला गैप, एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट के बीच जो ये गैप है, उस गैप में क्या भरा जाता है, अभ्रक भरा जाता है। अक्सर एग्जाम में आता है कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच कौन सा पदार्थ भरा जाता है, तो कौन सा पदार्थ भरते हैं, अभ्रक भरते हैं। अभ्रक क्यों भरते हैं, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। क्यों, क्योंकि कम्यूटेटर सेगमेंट जितना होता है, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, तो ये आपस में शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए, सटना नहीं चाहिए, इसलिए इसके बीच जो गैप होता है उसमें अभ्रक भर देते हैं। ठीक है, और इस आर्मेचर में जितने भी वाइंडिंग हैं किया हुआ, जितने भी कंडक्टर लपेटा हुआ है, सबका अंतिम सिरा कम्यूटेटर का एक उभरा हुआ पार्ट होता है जिसको राइजर कहते हैं। कम्यूटेटर का उभरा हुआ भाग जिसको राइजर कहते हैं, उस पर सेगमेंट को जाकर के क्या करते हैं, सोल्डिंग कर देते हैं। ये उभरा हुआ भाग में क्या करते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट सोल्डिंग किया रहता है और जितना भी यहाँ से क्वाइल्स है ये सब यहाँ पे आके सोल्डिंग किया रहता है। कहने का मतलब है कि क्वाइल्स में, आर्मेचर क्वाइल्स में जितने भी करंट ईएमएफ उत्पन्न होगा ये सब कहाँ जमा होता है, कम्यूटेटर पे जमा होता है। और कम्यूटेटर का काम है एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करना। सबसे मुख्य बात यह है कम्यूटेटर का काम क्या है, एसी को डीसी में बदलना। क्योंकि एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में यही अंतर है। आर्मेचर के ऊपरी भाग में अगर कम्यूटेटर लगा देंगे तो एसी को डीसी में बदल देगा, इसलिए इसका नाम डीसी जनरेटर हो जाएगा। और यहाँ पे कम्यूटेटर के स्थान पर अगर हम स्लिप रिंग लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से निकलने वाला वोल्टेज एसी प्रकार का हो जाएगा, इसलिए उसको हम एसी जनरेटर कहेंगे। ठीक है, तो एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में यही अंतर है। नेक्स्ट आता है ब्रश। तो ब्रश का काम क्या है, तो क्या होता है, डीसी जनरेटर में जो करंट उत्पन्न होता है, कहाँ करंट उत्पन्न होता है, आर्मेचर में। हमने बताया था कहीं भी करंट उत्पन्न होगा वो एसी प्रकार का ही होगा। ठीक है, तो उस एसी करंट जो आर्मेचर में उत्पन्न होता है उसको डीसी में बदलता है कौन, कम्यूटेटर बदल देता है। अब क्या है, ये जो हमारा आर्मेचर है ये फील्ड के बीच घूमता रहता है, क्योंकि इसको एक्सटर्नल बल फोर्स के द्वारा हम घुमाते रहते हैं। क्योंकि फ्लेमिंग्स बोला था चुंबकीय क्षेत्र में रख के कंडक्टर को घुमाएंगे तभी वहाँ से करंट उत्पन्न होगा। इसलिए हम लोग क्या देखते हैं, जो हमारा जनरेटर सेट होता है उसमें क्या देखते हैं, जो हमारा जनरेटर सेट होता है उसमें हम लोग देखते हैं दो पार्ट होता है। एक पार्ट इधर डायनेमो वाला रहता है, इस तरह से डायनेमो रहता है, और दूसरा पार्ट जो हमारा होता है वो डीजल इंजन का होता है। तो जो करंट उत्पन्न जो होता है कहाँ होता है, डायनेमो में होता है। ये डायनेमो है, इसके अंदर ये कपलिंग से जुड़ा हुआ है, डायनेमो है, इसके अंदर क्या है, ये जो हमारा आर्मेचर है इस डायनेमो के अंदर सेट रहता है। ठीक है, और ये चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र में हमारा आर्मेचर सेट है। इसमें डीजल इंजन इसलिए लगाया गया है क्योंकि डीजल इंजन जब ये घूमेगा तो ये अपने फ्लाईव्हील को घुमाएगा और इसके साथ ये दोनों कपलिंग क्या रहता है, जुड़ा रहता है इसका शाफ्ट। तो इस फ्लाईव्हील के साथ क्या होगा, आर्मेचर घूमेगा। क्योंकि फ्लेमिंग क्या बोला था कि चुंबकीय क्षेत्र में कंडक्टर को रख के घुमाना है, तो ये डीजल इंजन इसको क्या करता है, घुमाने का काम करता है। तो जैसे घूमता है तो यहाँ से क्या होता है, आर्मेचर से
ईएमएफ उत्पन्न होता है, मतलब करंट उत्पन्न होता है। तो अब क्या है, जो हमारा करंट उत्पन्न हो रहा है ये घूमता हुआ चीज़ से उत्पन्न हो रहा है। आर्मेचर हमारा घूम रहा है, इसमें करंट उत्पन्न हो रहा है। तो उस करंट को बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तार को जोड़ करके तो बाहर नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि ये हमारा कम्यूटेटर घूम रहा है। तो घूमता हुआ चीज़ से बाहर करंट को निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम कार्बन ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा कम्यूटेटर होता है इसके दोनों तरफ हम क्या करते हैं, कार्बन का ब्रश लगा देते हैं। घूमता हुआ चीज से कार्बन ब्रश हमारा क्या करता है, कांटेक्ट करता है और यहाँ से करंट को आउटपुट देता है। ठीक है, घूमता हुआ आर्मेचर से करंट को बाहरी सर्किट में लाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, कार्बन ब्रश का होता है। यही होता है ब्रश। ब्रश क्या चीज़ का रहेगा, कार्बन का रहेगा। नेक्स्ट है ब्रश लीड। जो हमारा ब्रश कम्यूटेटर से सटा हुआ है इसको कार्बन ब्रश कहते हैं। अब इस कार्बन ब्रश में करंट आ गया, इसको बाहर निकालने के लिए जो तार का इस्तेमाल होता है उसको ब्रश लीड कहते हैं। ये जो तार है ये ब्रश लीड कहलाता है। और ब्रश रॉकर, अब इस कार्बन को इसे कम्यूटेटर से कांटेक्ट बना के रखे, इसके लिए इसमें एक अरेंजमेंट करते हैं, एक स्टॉपर लगाते हैं, मतलब एक स्टील का यहाँ पे एक टेंशन तैयार करते हैं ताकि उस पर तनाव बना रहे कार्बन पर और इसको चिपका के रखे। तो वो जो अरेंजमेंट होता है उसको ब्रश रॉकर करते हैं। जो ब्रश को रोक के रखता है उस पर प्रेशर बना के रखता है। ठीक है, उसको ब्रश रॉकर कहते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रंट एंड इंड कवर। तो हमारा डायनमो या जनरेटर जो होता है इस तरह से, जो हमारा जनरेटर होता है इस तरह से या डायनमो, इसमें फ्रंट एंड इंड कवर, मतलब एक क्या होता है, पीछे की तरफ से एक कवर होता है जो कास्ट आयरन का बना रहेगा और इंड कवर के बीच क्या होता है, बैरिंग सेट करने के लिए जगह होता है। इसी प्रकार से एक आगे से भी रियर इंड कवर भी होता है। ठीक है, फ्रंट इंड कवर मतलब सामने वाला ढक्कन, इसमें शाफ्ट को बाहर निकालने के लिए अर्थात बैरिंग को जगह देने के लिए जगह बना होता है। नेक्स्ट होता है रियर इंड कवर, पीछे वाला जिसमें बैरिंग सेट होता है, मतलब जस्ट ये कवर है। नेक्स्ट आता है कूलिंग फैन। तो आर्मेचर जब चलता है तो यहाँ क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ गर्मी उत्पन्न होता है। तो आर्मेचर के एक तरफ तो कम्यूटेटर लगा होता है, आर्मेचर के दूसरे तरफ शाफ्ट में फैन लगा देते हैं हम लोग, फैन का अरेंजमेंट कर देते हैं ताकि जब ये घूमेगा तो यहाँ से हवा उत्पन्न होगा। हवा उत्पन्न होगा तो आर्मेचर को, मशीन को क्या करेगा, ठंडा करने का काम करेगा। नेक्स्ट आता है बैरिंग। अब आर्मेचर को हमको घुमाना है मशीन में सेट करके, तो आर्मेचर कसा हुआ शाफ्ट पे। अब शाफ्ट को हमको कहाँ कसना है, फ्रंट इंड कवर में, जो हमारा कवर है इसमें कसना है। तो इसमें हम क्या लगा देते हैं, बैरिंग लगा देते हैं। बैरिंग का काम है घूमने में सहायता प्रदान करना, आर्मेचर को घुमाने में क्या होगा, सहायता प्रदान करना। फ्रिक्शनलेस कॉन्टेक्ट ये बनाता है। ठीक है, तो बैरिंग से हम लोग क्या करते हैं, शाफ्ट को जोड़ देते हैं और शाफ्ट को मशीन के कवर से सेट कर देते हैं और आर्मेचर को घूमने में बैरिंग आसानी प्रदान करता है। बैरिंग जो होता है 3 तरह का होता है, बुश बैरिंग, बॉल बैरिंग और एक होता है रोलर बैरिंग। ठीक है, बुश बैरिंग 3 तरह का होता है, बुश बैरिंग, बॉल बैरिंग और रोलर बैरिंग। तो छोटा छोटा जो मशीन होता है उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, बुश बैरिंग। और उससे जो मीडियम क्लास का मशीन होता है या पंखा हो गया, जनरेटर हो गया, ये सब या कोई भी मशीन, उसमें बॉल बैरिंग का इस्तेमाल होता है। और उससे भी जो हैवी मशीन होता है उसमें रोलर बैरिंग का इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है शाफ्ट एंड पुल्ली। तो ये हमारा शाफ्ट हो गया, हमने बताया था आर्मेचर घुमाने के लिए जो हमारा आर्मेचर होता है कहाँ सेट होता है, शाफ्ट पर सेट रहता है और उसमें हम पुल्ली के अरेंजमेंट करते हैं। तो जो पुल्ली जो हमारा होता है, आर्मेचर को अगर एक्सटर्नल कोई दूसरा फोर्स से घुमाना रहेगा तो आर्मेचर के शाफ्ट पे क्या करते हैं, एक अलग प्रकार से यहाँ पे उभरा हुआ ऐसे राउंड रहता है, उसको पुल्ली कहते हैं। पुल्ली को बेल्ट वगैरह के द्वारा इस पर बेल्ट चढ़ा के हम लोग इसको घुमा सकते हैं। ठीक है, बेड प्लेट, जो बेड प्लेट होता है हमारा मशीन का जो निचला भाग होता है, आधार जो होता है उसको बेड प्लेट कहते हैं। प्रायः कास्ट आयरन का बना होता है और नट बोल्ट के द्वारा इसको फाउंडेशन पे कस दिया जाता है, मतलब जिस पे हमारा मशीन से कसा हुआ रहता है उसको बेड प्लेट कहते हैं, निचला पार्ट को। ठीक है, नेक्स्ट आता है आई बोल्ट। तो मशीन को हुकिंग पर्पज से, मतलब एक जगह से उठा के दूसरे जगह ले जाने के लिए मशीन में एक गोल सा ऐसा आकृति दिया हुआ रहता है, हुक टाइप से फंसाने के लिए या बांध के एक जगह से दूसरे जगह उठाने के लिए।
जो अरेंजमेंट होता है उसको आई बोल्ट कहते हैं। नेक्स्ट आता है टर्मिनल बॉक्स, मतलब हमारे मशीन से जो करंट उत्पन्न हो रहा है वो मशीन के बॉडी पे बाहर एक बॉक्स के प्रकार से बना रहता है। एक बॉक्स होता है जिसके अंदर बेकलाइट शीट होता है। बेकलाइट शीट के ऊपर क्या होता है, इसका आउटपुट करंट आके जमा रहता है। यहाँ पे नट बोल्ट रहता है जिसको हम जोड़ करके बाहर सर्किट को लोड में बाहरी सर्किट को करंट देने के लिए व्यवस्था बना होता है, उसको टर्मिनल बॉक्स करना है। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि यहाँ पे आर्मेचर से जो करंट उत्पन्न हो रहा है उसको बाहरी सर्किट देने के लिए हम कार्बन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे कार्बन का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो कार्बन का जो सबसे मेन गुण है वो क्या है कि कार्बन जो है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब ऋणात्मक तापमान उसमें होता है। मतलब कार्बन जैसे जैसे हीट होता है वो करंट को और अच्छा से क्या करता है, कैरी करता है। और जो हम दूसरा वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा, जैसे जैसे मशीन हमारा गर्म होगा तो करंट को वो जमा नहीं कर पाएगा। लेकिन कार्बन में क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, जितना गर्म होगा उतना और अच्छा से वो काम करेगा, करंट को और उतना अच्छा से जमा करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला गुण क्या है, कार्बन क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। अगला गुण है कि कार्बन में जो करंट को इकट्ठा करने की क्षमता बहुत अधिक होता है, 4 से 6 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये आपको परीक्षा में पूछ सकता है कि कार्बन का करंट को जमा करने का जो क्षमता है वो कितना है, तो 4 से 6 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर वो करंट को इकट्ठा कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बन का गुण कि कार्बन जो है नर्म पदार्थ है, बहुत सॉफ्ट पदार्थ है। नर्म पदार्थ होने के कारण क्या है कि कार्बन धीरे धीरे खुद घिस जाता है, लेकिन कम्यूटेटर को घिसने नहीं देता है और हमारा कम्यूटेटर सुरक्षित हो जाता है, फिर हम उसको रिप्लेस कर देते हैं कार्बन को। अगला गुण क्या है कि जो कार्बन का जो आकृति है ये बहुत आसान है बनाना, क्योंकि ये सॉफ्ट पदार्थ है। सॉफ्ट पदार्थ में हम किसी भी प्रकार से इसके आकृति को, मतलब जैसा भी आकृति में हमको चाहिए कार्बन को, उसको घिस के हम बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कार्बन से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। एक आता है कि जो आर्मेचर पे कार्बन का प्रेशर जो होता है वो कितना से कितना के रेंज में होता है। तो कार्बन ब्रश के द्वारा जो प्रेशर होता है 0.1 से 0.25 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से उस पर स्प्रिंग टेंशन रहता है इस पर। ठीक है, इसका जो स्प्रिंग का टेंशन मतलब तनाव या फोर्स जो रहता है 0.1 से 0.25 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस प्रकार से ये जो टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स के दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छा से पढ़ना चाहिए और यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव निकल रहा है उसको नोट करना चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।